हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम 6 चैप्टर जिसका नाम है 3 वर्ग, उसके लास्ट पार्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम नगरों के उत्थान या विकास के बारे में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार नगरों का विकास हुआ है। जिसमें हम सबसे पहले कृषि के विकास के बारे में करेंगे कि नगरों के उत्थान या विकास में कृषि की क्या भूमिका रही है। तो रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात रोमन क्षेत्रों में बहुत बड़े स्तर पर अराजकता फैल गई थी। आपस में लड़ाई झगड़े चले हुए थे और जिससे कृषि और व्यापार नष्ट हो चुके थे। अर्थव्यवस्था को तबाह होने से बचाने के लिए बड़े स्तर पर विकास कार्य किए गए। इसके बाद कृषि के उत्पादन को बढ़ाया गया, जिसमें मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन होता था। किसान लोगों को सुविधाएं दी गई, पानी की सुविधा, जिसके कारण अधिक मात्रा में कृषि का उत्पादन होने लगा। और कृषि उत्पादों को जहां पर बेचा और खरीदा जाता था वो क्षेत्र मुख्य रूप से शहर बनकर उभरे, जहाँ पर बड़े स्तर पर दुकानें, घर और सड़कों का और चर्चों का निर्माण हुआ। जिस प्रकार शहरों की आधारशिला स्थापित हुई या नींव रखी गई। दूसरा आता है हमारा इसमें व्यापार के बारे में। व्यापार के विकास के कारण ही शहरों का विकास हुआ है। लगभग 11वीं शताब्दी में यूरोप में पश्चिम एशिया के मध्य अनेक व्यापारिक मार्गों का विकास होने लगा और इटली, जर्मनी, इंग्लैंड और पुर्तगाल और बेल्जियम के व्यापारियों ने मुस्लिम और अफ्रीकी व्यापारियों के साथ अच्छे संबंध स्थापित किए और व्यापार के कारण आई तीव्रता ने शहरों के विकास में मुख्य भूमिका अदा की। जिन क्षेत्रों में कमी होती थी उन वस्तुओं को उन क्षेत्रों से दूसरे क्षेत्रों में लाया और ले जाया जाने लगा, और जहाँ पर इन वस्तुओं का आदान प्रदान होने लगा वहाँ पर शहरों का विकास हुआ। उसके बाद आता है हमारा धर्म युद्ध, कि धर्म युद्धों ने किस प्रकार शहरों के विकास में भूमिका अदा की है। तो धर्म युद्ध का अर्थ होता है कि दो धर्मों के बीच लड़े गए युद्ध, जिसमें मुख्य रूप से मुस्लिम और ईसाइयों के बीच जो युद्ध हुए थे, जिनकी संख्या 8 थी, और जेरूसलम नामक पवित्र भूमि को लेकर इनमें युद्ध हुए। उन्हें धर्म युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इन धर्म युद्धों के कारण यूरोपियों के ज्ञान में बहुत वृद्धि हो गई थी। वे भव्य मुस्लिम नगरों को देख करके चकित रह गए थे। इन धर्म युद्धों के कारण पश्चिम और पूर्व के मध्य व्यापार को एक नया प्रोत्साहन मिला है, और इसका कारण था कि यूरोपीय देशों से रेशम, मलमल, गरम मसाले और विलासिता की वस्तुओं की मांग बढ़ गई थी, और इससे व्यापारी लोग धनी हो गए, और जिसके कारण शहरों के विकास में मुख्य सहयोग प्राप्त हुआ। उसके बाद आता है नगरों की स्वतंत्रता के बारे में, कि नगरों की स्वतंत्रता के कारण शहरों का विकास किस प्रकार हुआ है। धीरे धीरे नगर स्वतंत्र होने लगे। बहुत सारे लोग गांव से निकल करके शहरों में जाकर बसने लगे। वहाँ पर उन्होंने बड़े स्तर पर कार्य करने शुरू किए, और कृषक दास मुख्य रूप से क्षेत्रों को छोड़ करके शहरों में जाकर बसे, क्योंकि वो अपने सामंतों से बहुत दुखी थे। और इसमें कहा भी गया है कि अगर कोई दास या कृषक दास अपने सामंत की नज़रों से 1 वर्ष तथा 1 दिन तक छिपे रहने में सफल हो जाता था तो उसे स्वतंत्र मान लिया जाता था। तो यहाँ उसे अपनी स्थिति में सुधार के लिए अनेक अवसर प्राप्त हुए, और किसी भी व्यवसाय को कोई भी व्यक्ति शहरों में जा कर के अपना सकता था, जिसके कारण शहरों के निर्माण में मुख्य भूमिका आई। वैसे तो मुख्य रूप से 3 प्रकार के शहरों का वर्णन किया गया, जो हम चैप्टर में पहले कर चुके हैं। मंदिर केंद्रित शहर, जो मंदिरों के कारण जिनका विकास हुआ था। व्यापार केंद्रित शहर दूसरा जो कहा जाता है, जहाँ पर बड़े स्तर पर व्यापार होता था, वस्तुओं को लेन देन, वो शहर बन के उभरे हैं।
और तीसरा आता है हमारा सत्ता केंद्रित शहर। सत्ता केंद्रित शहर वे केंद्र शहर होते हैं जहाँ पर राजा महाराजा या उनके अनुयायी रहते थे, जहाँ पर सारी सुविधाएं होती थी। इस प्रकार शहरों का विकास हुआ है। आगे आता है इसमें नगरों की कुछ विशेषताएं। यूरोपीय काल में जो नगर विकसित हुए थे उनकी विशेषताओं के बारे में, जिसमें मुख्य रूप से वेनिस, फ्लोरेंस, मिलान, जेनेवा, नेपल्स और हमारे क्लोन, प्रेग, वियना, बार्सिलोना, रोम, ये मुख्य नगर थे जो उस समय अस्तित्व में आए थे। इनकी कुछ विशेषताएं दे रखी हैं, जिनमें सबसे पहले आता है हमारा कि आधारभूत सुविधाओं की कमी। तो इसमें कहा गया है कि जो आधुनिक काल में जो बने नगर थे उन्हें भव्य और विशाल नहीं थे। यहाँ विभिन्न प्रकार की आवश्यक वस्तुओं की, आधारभूत सुविधाओं की बहुत ज़्यादा कमी थी और ये किसी बिना योजना के आधार पर इनका निर्माण किया गया था। यहाँ पर बने हुए मकान अधिकतर लकड़ी के होते थे और एक दूसरे से लगे हुए या सटे हुए होते थे। आग लग जाने की सूरत में संपूर्ण शहर के नष्ट होने का खतरा होता था। इसके अलावा सड़कें कम चौड़ी और कच्ची थी। लोगों को पीने के लिए स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं होता था। जल की निकासी का प्रबंध अच्छा नहीं था। घरों में कूड़ा करकट बाहर गलियों में फेंक देते थे और जो अक्सर महामारी या बीमारी के कारण बनते थे और जिसके कारण अधिक संख्या में लोग मारे जाते थे। उदाहरण के तौर पर कहें तो जर्मनी के 3000 नगरों में से 2800 नगर ऐसे थे जिनकी जनसंख्या 1000 से भी कम थी और यूरोप के अन्य नगरों में बहुत कम नगर ऐसे थे जहां 10,000 से अधिक लोग रहते थे। तो ये मुख्य रूप से मुख्य विशेषताएं बताई गई है जहाँ पर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की कमी मानी गई थी। उसके बाद आता है हमारे सुरक्षा व्यवस्था के बारे में कि नगरों की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में क्या था। इसमें बताया गया है कि नगर जो विभिन्नताओं के कारण अलग अलग थे और यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था बहुत कमज़ोर थी। चारों तरफ अराजकता का माहौल था। मध्य यूरोप को यदि युद्धों और आक्रमणों का काल कह दिया जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, अति कथन नहीं होगा। लुटेरे चोरों की भरमार थी। इनके चलते नगरों की सुरक्षा व्यवस्था की ओर विशेष ध्यान दिया जाता था। उस उद्देश्य से नगरों के चारों ओर एक विशाल दीवार, सुरक्षा दीवार, बाड़ाबंदी की गई। दीवारों के बीचों बीच पहरे के लिए बुर्ज बनाए गए। इनमें सदैव पहरेदारों को तैनात किया जाता था। इसके अलावा वहाँ पर इस दीवार के चारों ओर खाई खोदी गई जिसे हमेशा पानी से भरकर रखा जाता था। नगर की विशाल दीवार में कुछ दूरी पर लोहे के विशाल दरवाजे बनाए जाते थे। यहाँ पर भी पहरे का प्रबंध होता था और रात्रि के समय चोर, डाकुओं और जंगली जानवरों से लोगों की सुरक्षा के लिए इन दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता था। तो इन नगरों की सुरक्षा व्यवस्था। उसके बाद आता है इसमें हमारा श्रेणियों की भूमिका कि नगरों की विशेषता मुख्य रूप से श्रेणियों की क्या भूमिका रही है। तो जो व्यापारियों के समूह जो होते थे उन्हें श्रेणियाँ कहा जाता था और मध्यकालीन नगरों में व्यापारियों के बहुत अधिक समूह थे जो वस्तुओं का आदान प्रदान एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में करते थे। ये श्रेणियाँ उत्पाद की गुणवत्ता, उनके मूल्य और बिक्री पर नियंत्रण रखती थी। प्रत्येक श्रेणी का अपना एक प्रधान नियुक्त होता था और वह श्रेणी सभागार में अपनी श्रेणी संबंध कारीगरों को बुलाता था, उनकी सभाएं लेता था, उनकी मीटिंग लेता था और उनसे व्यापार के बारे में चर्चा या विचार विमर्श किए जाते थे। इसके अलावा जो व्यापारी अधिक मूल्य या घटिया वस्तु बेचते थे उन्हें श्रेणी के सख्त आदेश थे या उन्हें कठोर दंड भी दिए जाते थे। इसके अलावा दुर्घटना और वृद्धावस्था के समय अपने सदस्यों को आर्थिक सहायता भी देती थी और विधवाओं और अनाथ बच्चों की भी देखभाल श्रेणी के लोगों के द्वारा की जाती थी। उसके बाद आता है इसमें नेक्स्ट हमारा फोर्थ कैथीड्रल नगर।
कैथीड्रल नगर के बारे में विशेषता दी गई इसमें कि 12वीं शताब्दी फ्रांस में कैथीड्रल कही जाने वाले विशाल चर्चों का निर्माण किया गया था और इनका निर्माण मठों को देखकर होता था। मठ जहाँ पर भिक्षु भिक्षुनी रहते थे उन्हें मठ कहा जाता था और इनके निर्माण के लिए बड़े स्तर पर अमीर वर्ग के लोग दान देते थे, जिनके द्वारा मठों का या कैथीड्रल जो नगर थे उनका निर्माण हुआ था। ये विशाल और भव्य होते थे और इनका निर्माण मुख्य रूप से पत्थरों से किया जाता था और इसके निर्माण में काफ़ी अधिक संख्या में लोग काम करते थे और अधिक पैसों की आवश्यकता होती थी बनाने के लिए। और इसी कारण विशाल होने के कारण ये कैथीड्रल नगरों के रूप में विकसित हुए और कैथीड्रलों के भवन अत्यंत मनोरम थे। इनका निर्माण इस प्रकार किया गया था कि पादरी की आवाज़, भिक्षुओं के गीत, लोगों की प्रार्थनाओं की घंटियां दूर दूर तक सुनाई दें। तो ये मुख्य विशेषताएं नगरों की बताएगी। इसमें आधारभूत सुविधाओं की कमी के बारे में, सुरक्षा व्यवस्था के बारे में, श्रेणियों की भूमिका के बारे में और कैथीड्रल नगर कौन थे उनके बारे में। अब आता है इसमें हमारा 14वीं शताब्दी का संकट, जिसमें हम मुख्य रूप से संकट पर चर्चा करेंगे कि 14वीं शताब्दी का संकट क्या था। जिसमें बताया गया कि 14वीं शताब्दी में यूरोप को पर्यावरण में परिवर्तन हुआ, चांदी की कमी हुई, बीमारियों का फैलना हुआ जिसमें प्लेग महामारी नामक आती है और जो एक संकट का कारण बना है, जिसके कारण समाज के जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है और अधिक संख्या में लोग यहाँ पर मारे गए। तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा पर्यावरण में परिवर्तन। लगभग 13वीं शताब्दी में पर्यावरण में परिवर्तन हुआ है। इस कारण गर्मी का स्थान शीत ऋतु ने ले लिया था और गर्मी का मौसम बहुत छोटा रह गया था, जिसके कारण भूमि की उत्पादन क्षमता बहुत कम हो गई थी और खाद्यान्नों की कमी होने के कारण समाज पर घोर संकट मंडराने लगा था। बहुत सारे तूफानों और बाढ़ों के कारण कृषि भूमि नष्ट हो गई थी। इससे स्थिति और भी ज़्यादा खतरनाक होने लगी। इसके अतिरिक्त भू संरक्षण के अभाव के कारण भूमि की उपजाऊ शक्ति बहुत कम रह गई थी। दूसरी ओर जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण उपलब्ध संसाधन बहुत कम पड़ गए थे, जिसके कारण अकाल फैलने लगे और इसमें 1315 ईस्वी से और 1370 ईस्वी के दौरान भयंकर अकाल पड़े, जिसके कारण बड़ी संख्या में लोग मारे गए। इसके अलावा पशु संपदा और कृषि भी नष्ट हो चुकी थी। अगला आता है हमारा चांदी की कमी के बारे में कि 14वीं शताब्दी के संकट में मुख्य रूप से चांदी की कमी मानी जाती है। इसमें बताया गया कि लगभग 14वीं शताब्दी में ऑस्ट्रिया और सर्बिया में चांदी की कमी हो गई थी और इन दोनों देशों में विश्व की सर्वाधिक चांदी की खानें थी। सबसे ज़्यादा जो चांदी उत्पादन क्षेत्र थे वो थे ऑस्ट्रिया और सर्बिया, ये दो मुख्य देश माने जाते थे। इसके अलावा अधिकांश यूरोपीय देशों में चांदी की मुद्रा का प्रचलन था और इस धातु की कमी के कारण यूरोपीय व्यापार को जबरदस्त आघात लगा है। इसका कारण था कि चांदी के अभाव में मिश्रित धातु की मुद्रा का प्रचलन किया गया। इसे व्यापारी स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। तो एक 14वीं शताब्दी के संकट में चांदी की कमी मानी जाती है कि शुरुआत में जो वहाँ की करेंसी या मुद्रा थी वो केवल चांदी से बनी होती थी और चांदी की कमी के कारण वहाँ पर मुद्रा का प्रचलन कम हुआ। इसके अलावा मिश्रित मुद्राएं, कई धातुओं को मिला करके मुद्राओं का निर्माण किया गया, लेकिन व्यापारी लोग उन मुद्राओं को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं थे। उसके बाद लास्ट आता है इसका हमारा, जिससे मुख्य रूप से बताया गया ब्यूबोनिक प्लेग के बारे में कि प्लेग ने 14वीं शताब्दी के संकट में प्लेग ने क्या भूमिका निभाई है। तो इसे बताया गया कि प्लेग ने 14वीं शताब्दी में लगभग भयंकर रूप धारण कर लिया था और यह एक महामारी के रूप में बन करके उभरा था। इसके काली मौत के नाम से भी इसे जाना जाता है।
जिसके इसमें बताया गया कि काली मौत इसे कहा जाता है क्योंकि इस बीमारी के लगने के बाद जो मनुष्य होते थे उनका रंग काला पड़ जाता था। और इस बीमारी के शुरुआत जो लक्षण शुरू हुए थे सिसली क्षेत्र में देखने को मिले थे लगभग आज से 1347 ईस्वी में। और उसके अलावा शीघ्र ही यह बीमारी 1448 से 1350 ईस्वी के दौरान यूरोप के बहुत सारे देशों में फैल गई थी। और यह बीमारी जिससे लग जाती थी उसकी मृत्यु निश्चित थी। और इस कारण यूरोप की जनसंख्या जो लगभग 1300 ईस्वी में 730 लाख थी, जो कम होकर के इस बीमारी के कारण 1400 ईस्वी में 450 लाख रह गई थी। तो थैंक यू स्टूडेंट, सेफ होम, स्टे होम।